दोस्तों आज मैं फिर से लेके आया हूँ एक इमोशनल कोरियर मूवी। तो आप देख रहे हो मूवी जी। और चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एनिमेशन थ्रू एक कहानी सुनाई जाती है पेंगुइन की। यहाँ पर स्वर्ग और धरती के बीच में एक क्लाउड लैंड है। इस क्लाउड लैंड में मरने के बाद जो भी इंसान रहते हैं वो स्वर्ग जाने से पहले इस क्लाउड लैंड में रहते हैं। हमें उसी क्लाउड लैंड में एक पेंगुइन दिखाई देता है जो अपने बच्चे को धरती के ऊपर देखकर बहुत ही नाराज हो रहा था। इस क्लाउड लैंड में उस बच्चे को मिलने के लिए उसकी माँ को एक ट्रेन की मदद से धरती के ऊपर भेजा जाता है। धरती के ऊपर जब तक बारिश होती है तब तक वो पेंगुइन अपने बच्चे के साथ रहता है, उसके साथ खेलता है और उसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है। और जब बारिश खत्म हो जाती है तो पेंगुइन अपने बच्चे को छोड़कर अपने क्लाउड लैंड चली जाती है। हर बार जब जब बारिश होती है तब तब पेंगुइन अपने बच्चे से मिलने के लिए आता है। ये कहानी एक जियो नाम का 6 साल का बच्चा पढ़ रहा था। उसे ये कहानी बहुत ही पसंद है क्योंकि उसके माँ ने ये कहानी सुनाई है। बट यहाँ पर उसकी माँ भी एक्सपायर हो चुकी है। अभी वो और उसका फादर एक साथ ही रहते हैं। आज ही जो जियो की माँ होती है उसका फ्यूनरल होता है। यहाँ पर उसके रिश्तेदार एक दूसरे से कह रहे थे कि जियो के जन्म होने के बाद उसकी माँ बहुत ही बीमार रहने लगी और उसके बाद वो मर गई। ये सब कुछ बातें सुनते हुए जियो को लगता है कि उसके माँ की मरने की वजह वही है। जियो अपने पिताश्री के साथ एक साथ रहता है और उसकी माँ मरे हुए 1 साल पूरा हो चुका है। बट अभी तक वो अपनी माँ को भूल नहीं पाया। इसीलिए जब जब उसको उसके माँ की याद आती तो उसके माँ के कबर्ड में वो सो जाता क्योंकि उसके माँ के कपड़े उस कबर्ड में थे, जिसकी वजह से उसकी माँ की स्मेल उस कबर्ड में आती थी। जियो का फादर ऊजिन उसका बहुत ही ख्याल रखता था। ऊजिन उसको उठाता है और खाना खाने के लिए लेके चला जाता है। तभी टीवी के ऊपर एक न्यूज चल रही थी। न्यूज में बोला जा रहा था कि अभी मानसून आने वाला है। जिसके बाद जियो अपने पिताश्री से पूछता है कि क्या बारिश बार बार आती है। तो वो कहते हैं कि बारिश हर साल आती है और चली जाती है और तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो। तो उसे बताता है कि माँ पेंगुइन से मिलने के लिए हर साल बारिश के वक्त आती है और मेरी माँ ने भी मुझे वचन दिया था और शायद हमारी माँ भी इस बारिश के वक्त हमसे मिलने के लिए जरूर आएगी, तो हमें उसके आने की तैयारी करनी होगी। तो अपने बेटे का दिल रखने के लिए हुजिन भी कहता है कि हाँ हाँ हम जरूर करेंगे। फिर अपने बेटे को वो तैयार करता है स्कूल ले जाने के लिए। वो दोनों अकेले थे, इसी वजह से उनका घर बहुत ही बिखरा पड़ा हुआ था और बहुत ही कम साफ सफाई थी। वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ता है और खुद काम करने के लिए चला जाता है। वो एक स्विमिंग स्कूल में टीचर का काम करता था और उसकी जो एक कलीग थी वो उसके ऊपर लाइन मारती थी क्योंकि उसको पता था कि इसकी वाइफ मर गई है। इसी वजह से उसके करीब आना चाहती थी। बट उसका जो बॉस था वो बहुत ही खड़ूस था और वो नहीं चाहता था कि वो कलीग और वो एक साथ आए क्योंकि जो बॉस होता है वो उस कलीग से प्यार करता था। एक दिन जियो के स्कूल में रेस होने वाली थी और उस रेस में हर एक बच्चे को अपने पिताश्री के साथ दौड़ना था। जियो रेस में बहुत ही पीछे छूट जाता है। तभी उसका पिताश्री दौड़ लगाता है। वो बहुत ही स्पीड से भाग रहा था। वो फिनिश लाइन क्रॉस करने ही वाला था कि तभी वो बेशुद्ध होकर गिर जाता है। सभी लोग उसके पास आते हैं और उसकी मदद करने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों भी घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर जाते वक्त वो बात करते हैं कि अब हमें ब्लैंकेट निकालना होगा जिसके वजह से हमें ठंड में थोड़ा सा सुकून मिलेगा। अगली सुबह जब जियो उठता है तो देखता है कि वो बारिश हो चुकी है। इसी वजह से वो अपने पिताश्री को उठाता है और रेलवे स्टेशन भागने लगता है। होजिन भी उसके पीछे जाता है। दरअसल उस कहानी में जो पेंगुइन होता है वो क्लाउड लैंड से धरती पर आने के लिए ट्रेन का ही यूज करता था। इसी वजह से जिन को लगता था कि उसकी माँ क्लाउड लैंड से धरती पर आने के लिए ट्रेन का ही यूज करेगी, इसलिए वो ट्रेन स्टेशन पे आए थे। वो बहुत देर तक रेलवे स्टेशन पर बैठते हैं उसकी माँ आने का इंतजार करते हुए। बट वो तो आने वाली नहीं थी। इसी वजह से हु जेन को लेकर घर जाने का ट्राई करता है क्योंकि उसे पता था कि ये तो सिर्फ कहानी है। इसी वजह से वो दोनों भी निराश होकर घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो आगे बढ़ते हुए उसी टनल के पास आ जाते हैं। तभी उन्हें एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। यहाँ पर जियो कहता है ये तो मेरी माँ है और दौड़ते हुए उसके पास जाने लगता है। उस लड़की का फेस बालों से ढका हुआ था। जब लड़की अपना फेस दिखाती है तो जिन बहुत ही डर जाता है क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं उसकी वाइफ ही थी जो 1 साल पहले ही गुजर चुकी है। बट यहाँ पर वो मॉम किसी को भी पहचान नहीं पा रही थी। पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो बच्चा बोलता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ
पर क्या चल रहा है। जिन भी अपने वाइफ को जिंदा देखते हुए बहुत ही घबरा जाता है और वो दोनों भी उसको घर पर लेके आते हैं। जो उसके बेटे से कहता है कि तुम अपनी माँ को ये मत बताना कि वो मर चुकी है, जिसके वजह से वो शायद थोड़ी सी डर जाएगी। तो वो भी अपने पिताश्री की बात मानता है और दोनों भी सू मतलब उस माँ की तरफ जाने लगते हैं। वो उन दोनों से पूछती है कि मैं वहाँ पर क्या कर रही थी और मैं हूँ कौन। तो वो दोनों भी एक स्टोरी बनाते हैं कि तुम थोड़ी सी बीमार थी, इसके वजह से तुम हॉस्पिटल में थी और उस हॉस्पिटल का नाम क्लाउड लैंड है और तुम्हें अच्छा लगे इसी वजह से हम रेलवे ट्रैक के पास हाइड एंड सीक खेलने के लिए चले गए थे, जहाँ पर तुम अचानक से बेहोश हो गई थी, जिसके वजह से तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा। सू उनके बातों को सुनकर थोड़ी सी हैरान तो थी, बट बाद में वो उनको मान लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हु और उसका पिताश्री काम के लिए और स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वो अपने स्कूल के अंदर चला जाता है और बाद में उस स्कूल को बंक मारकर फिर से घर आ जाता है और अपने माँ से कहता है कि आज हमारे टीचर नहीं आए, इसी वजह से हमें छुट्टी दे दी है, क्योंकि हु भी चाहता था कि अपने माँ से वो टाइम स्पेंड करे। कई सालों बाद वो अपनी माँ के साथ रहने वाला था। उसके बाद में वो अपने माँ के साथ बहुत ही टाइम स्पेंड करता है और वो दोनों भी बहुत ही मजे करते हैं। जब शाम के वक्त उसका फादर आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी और उसका बेटा बॉक्सिंग कर रहे हैं। वो सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पर हु अपना खाना नहीं खा रहा था क्योंकि उसको अपने माँ का हाथ से बना हुआ राइस केक खाना था। तो सू वहाँ से उठती है और राइस केक बनाने का ट्राई करती है। यहाँ पर वो राइस केक बनाने का ट्राई कर रही थी, बट उसकी याददाश्त जा चुकी थी, इसलिए वो पैन में तेल डालती है और उसके अंदर कुछ ना कुछ डालने का ट्राई करती है। जब ऑयल गर्म हो जाता है उसके वजह से वो चीज उछल कर बाहर आने लगती है, जिसके बाद जिन सू को बचाने के लिए उसको पकड़ लेता है, बट वो गर्म तेल की चीजें उसके ऊपर भी लगने लगती है और उसके वजह से उसकी बॉडी भी थोड़ी सी जल जाती है। वो दिखाने का ट्राई नहीं कर रहा था, बट तभी सू आती है और उसके जख्मों को मलहम लगाने लगती है। जिसके बाद में सू उससे पूछती है कि हम कहाँ पर मिले और हमारी लव स्टोरी क्या है। जिन अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है पास्ट में। जिन और सू एक ही स्कूल में एक ही क्लासरूम के अंदर थे। यहाँ पर जो जिन होता है वो सू से बहुत ही प्यार करता था, बट उसका स्वभाव शाय होने की वजह से वो कभी उसके सामने कह नहीं पाया। कुछ दिनों के बाद सू अपना स्कूल चेंज कर देती है। हालांकि जिन उसको कॉल करने का बहुत बार कोशिश भी करता है, बट वो कभी भी कॉल के अंदर उसके साथ बोल नहीं पाया क्योंकि वो बहुत ही डरता था। बट एक दिन जब वो कॉल करता है तो उसका दोस्त उसका फोन पकड़ता है और कहता है कि मैं जिन बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से जिन को बात करनी ही पड़ती है। यहाँ पर जिन कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसको क्या बोले कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इसी वजह से वो कहता है कि मैंने तुम्हें एक पेन दिया था, क्या तुम वो मेरा पेन फिर से मुझे दोगी। तो यहाँ पर सू उसको मिलने के लिए बुलाती है। वो दोनों भी मिलते हैं और धीरे धीरे करके उन दोनों में प्यार भी हो जाता है। जिन एक नेशनल लेवल का स्विमर चैंपियन था। जब नेशनल लेवल की कंपटीशन हो रही थी तब जिन डाइव करते हुए दूसरी तरफ जाने का ट्राई करता है, बट अचानक ही वो बेशुद्ध हो जाता है। जब उसको हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं तब उसे पता चलता है कि उसके ब्रेन के अंदर एक ट्यूमर है, जिसके वजह से अगर वो बहुत ही मेहनत करेगा या फिर पसीने वाला काम करेगा तो वो वहां पर ही बेशुद्ध हो जाएगा और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं था। जिनको ये बात जब समझ में आती है तो वो सू के साथ ब्रेकअप कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सू की जिंदगी उसके वजह से बर्बाद हो जाए। कई महीने गुजर जाते हैं बट जिन अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया था, इसलिए वो सू से मिलने के लिए चला जाता है जहाँ पर वो स्टडी कर रही थी, क्योंकि वो उसे आखिरी बार देखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, उसके साथ फीलिंग शेयर करना चाहता था। वो उससे बात करने के लिए चला जाता, तभी सू के पास एक बंदा आ जाता है गाड़ी लेकर और सू उस गाड़ी में बैठ कर चली जाती है। ये सब कुछ देखकर जिन बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि सू अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है और ये बातें सोचते हुए वो अपने घर चला जाता है। ऐसे ही करते हुए कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन अचानक जेन को सू का कॉल आ जाता है और वो उससे मिलने के लिए कहती है। सू उसे देखती है और उसको गले से लगा लेती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि जेन को एक बीमारी है और उसके वजह से उसने उसको छोड़ा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी लाइफ उसके वजह से खराब हो जाए। उसके बाद में कहानी प्रेजेंट पे आ जाती है। यहाँ पर वो दोनों भी बहुत ही क्लोज आ चुके थे। जिन उसे बताता है कि उसके बाद में तुमने अपनी कॉलेज डिग्री ड्रॉप आउट कर दी और मेरे साथ शादी कर ली। हालांकि तुम्हारे पेरेंट्स इस शादी से खुश नहीं थे और उसके एक साल बाद हमारे लाइफ में बो आया। अगली सुबह वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे और सू ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि वो इसी फैमिली का एक अच्छा हिस्सा है। तभी टीवी पर एक न्यूज चल रही थी और कह रहे थे कि 2 हफ्ते बाद बारिश खत्म होने वाली है। ये बातें सुनते ही जेन उठता है और टीवी बंद करने
करने का ट्राई करता है, क्योंकि उसे भी पता था कि बारिश खत्म होने के बाद उसकी बीबी फिर से क्लाउड लैंड चली जाएगी। शाम को सू अपने बेटों को सिखा रही थी कि घर का काम कैसे करना है, क्योंकि उसके जाने के बाद उसको परेशानी ना हो। रात को हमें दिखाई देता है कि जेन अपने दोस्त के साथ उसी टनल के पास जा रहा था लकड़ियां लेकर, क्योंकि वो उस टनल को बंद करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बीबी उसको छोड़कर फिर से चली जाए। अगली सुबह जब जिम अपने जॉब पर था तभी उसे उसका नेबर का कॉल आता है और वो उसे जल्दी आने के लिए कहती है। जिन वहां पर जब पहुंचता है तब वो देखता है कि उसका बेटा भी वहां पर था। पड़ोसी उसे कहता है कि तुम्हारा बेटा रोज हमारे गाड़ी को साबुन लगाता है, जिसके बाद में वो उनसे माफी मांगकर अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जाते वक्त वो अपने बेटे से पूछता है कि तुमने ये सब कुछ हरकतें क्यों की। तो उसका बेटा कहता है कि मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि अपने पड़ोसी वाला जब अपनी कार धोता है तब बारिश हो जाती है, इसी वजह से मैं रोज उस गाड़ी के ऊपर साबुन लगाता हूँ, जिसके मदद से बारिश हो जाए और मेरी माँ मेरे साथ ही रुके। दूसरे जगह पर हमें सू को दिखाई देता है जो अपने दोस्त के पास आई थी अपने बेटे के बर्थडे का केक लेने के लिए। यहाँ पर जो बेकरी वाला था वो जिन का दोस्त भी था और उसका दोस्त भी था, क्योंकि वो तीनों भी एक ही स्कूल में थे। वो उससे एक काम करने का कहता है और ये काम आपको मूवी के एंड में पता चलेगा। हमें सीन जिन के ऊपर दिखाई देता है जहाँ पर टनल के ऊपर के जो भी लकड़ियां है वो किसी ने हटा दिए थे और टनल को फिर से ओपन कर दिया था। ये सब कुछ देखकर जिन बहुत ही दुखी हो जाता है और वो दोनों भी मिलकर अपने बेटे का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर पूरी फैमिली बहुत ही खुश थी, बट कुछ ही समय के बाद वहाँ पर सू कहती है कि काश मैं तुम्हारे साथ बहुत देर तक रहती। ये बातें सुनकर जेन भी बहुत ही दुखी हो जाता है और उसको भी समझ में आता है कि अब सू का जाने का टाइम हो चुका है। यहाँ पर सू को इस वजह से पता चल गया था क्योंकि उसने हू की जो बुक है उसको पढ़ लिया था और उसे भी समझ में आ गया था कि अब मुझे भी कुछ समय के बाद मतलब बारिश खत्म होने के बाद यहाँ से जाना होगा। अगली सुबह जब सू अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल जा रही थी तभी वो देखती है कि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही और साथ ही साथ यहाँ पर सूरज भी निकला हुआ है। आज हू के स्कूल में एक फंक्शन था जिसमें सारे बच्चे अपने ड्रीम के बारे में बताते हैं और जब हू का नंबर आता है तो हू अपने माँ के साथ रहने का एक स्पीच देता है, जिसके वजह से जो भी ऑडियंस थी वो भी थोड़ी सी भावुक हो जाती है और तालियां बजाती है। सू भी ये सब कुछ बातें सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है। सू भी वहां से निकल जाती है और हू को भी एहसास हो चुका था कि उसकी माँ अब उसको छोड़कर चली जाने वाली है क्योंकि बारिश भी खत्म हो चुकी है। हू जब घर पहुंचता है तो उसके माँ को आवाज देता है, बट यहाँ पर सू नहीं होती। इसी वजह से वो समझ जाता है कि सू उसी रेलवे स्टेशन पर चली जा चुकी है जहाँ से वो फिर से क्लाउड लैंड जाने वाली है। ये बातें सुनकर हू उसी स्टेशन की तरफ भागने लगता है। यहाँ पर हमें जून का सीन दिखाई देता है। उसका बॉस उसी स्विमिंग पूल में डूब रहा था, इसी वजह से उसको बचाने के लिए वो स्विमिंग पूल में चला जाता है, बट वो खुद ही बेहोश हो जाता है। उसको ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस आई थी। एम्बुलेंस में जाते हुए जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि धूप निकल चुकी है। ये सब कुछ देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि उसकी बीबी शायद वहां से चली जाने वाली थी, इसलिए वो दौड़ते हुए उसी रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए निकल जाता है। सू जब टनल के पास जा रही थी भागते हुए वहां पर हू आ जाता है और वो उसको गले लगा लेता है। यहाँ पर हू कहता है कि आप मेरे को छोड़कर मत जाओ, हमारे रिश्तेदार कहते हैं कि मेरे वजह से ही आप यहाँ से चली गई थी। यहाँ पर वो उससे कहते हैं कि ऐसा तुम कभी भी मत सोचना, अगर तुम नहीं होते तो मेरे जिंदगी में कोई भी खुशियां नहीं होती, और वैसे भी अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होते तो ऐसी जिंदगी जीना में क्या ही मजा जिसमें तुम मतलब मेरी बड़ी खुशी नहीं होती। तभी जिन भागते हुए सू की तरफ आने लगता है। वो सू को देखता है, उससे बात करने का ट्राई करने ही वाला था, तभी वहां पर एक रोशनी आ जाती है और सू कर लेकर चली जाती है। हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ पर वो दोनों भी अपने लाइफ में थोड़े से आगे बढ़ चुके हैं और एक साथ ही रह रहे हैं। जब शाम के वक्त जिन घर पर आता है तो उसे एक चाबी के साथ लेटर दिखाई देता है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि स्टोर के अंदर तुम्हारे लिए कुछ है। स्टोर के अंदर उसे एक डायरी मिलती है। उस डायरी को सू ने ही रखा था। उस डायरी में सू लिखती है कि स्कूल के वक्त ही मैं तुम्हारे प्यार में पड़ चुकी थी और मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती थी, बट मैं भी कभी तुमसे बात नहीं कर पाई और कुछ सालों के बाद हमने स्कूल भी चेंज कर दिया। मैंने तुम्हें कॉल करने का ट्राई भी किया बट मैं कभी भी कॉल नहीं कर पाई। जब तुमने मुझे कॉल किया तो ये देखकर मैं बहुत ही खुश हो गई थी और हम दोनों मिले और एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। हमने बहुत सारा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, बट कुछ देर के बाद तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप हो
गया, जिसके वजह से मैं बहुत ही दुखी हो गई और मुझे बहुत ही तकलीफ भी हुई। कई दिन बाद जब तुम मुझसे मिलने के लिए आए तब मैं बहुत ही खुश हो गई थी। मैं तुम्हारे पास आने ही वाली थी कि तभी मेरा दोस्त आया गाड़ी लेकर और मुझे भी थोड़ा सा काम था, इसलिए मैं गाड़ी के अंदर बैठ गई। बट मैंने फिर से तुम्हारी जब शक्ल देखी तो मुझे रहा नहीं गया और मैंने भागते हुए तुम्हारे पास आने का ट्राई किया, बट तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया और जब मेरी आँख खुली तो मैं एक टनल के अंदर पहुंच गई थी जहां पर तुम और हो मुझे मिले। दरअसल दोस्तों, जब उसका एक्सीडेंट हुआ तब वो टाइम ट्रेवल करके 8 साल आगे चली गई। वो बुक में लिखती है कि दरअसल मैं 8 साल आगे चली आई थी। इसी वजह से मैंने जब तुम्हें देखा उस टनल के अंदर तब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, बट धीरे धीरे मैं सब कुछ समझ गई। इसके बाद हमें सू को दिखाई देता है जो हॉस्पिटल में थी। एक्सीडेंट होने के बाद वो 4 हफ्ते तक कोमा में चली गई थी और इन 4 हफ्तों में वो अपने समय से आगे चली गई थी। कोमा से जागने के बाद उसे लगा कि ये सब कुछ सपना है, बट जब वो उसी जगह पर चली गई और वही बिल्डिंग उसे दिखाई दी, इसी वजह से उसको समझ में आया कि ये सपना नहीं, ये तो हकीकत थी जो मैंने फ्यूचर में देखी। और वो समझ जाती है कि अगर मेरी शादी जिन से हुई तो मैं 8 साल बाद मर जाऊंगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं और भी जिंदा रहूंगी। बट यहाँ पर वो डिसीजन लेती है कि वो जी से ही प्यार करती है तो उससे ही शादी करेगी, जिसके बाद वो भागते हुए जी के पास पहुंचती है और उसको हक कर लेती है। ये वही सीन था जब वो ब्रेकअप के बाद पहली बार मिलते हैं और यहाँ पर डायरी के आखिरी पेज ओपन हो जाता है और उसमें लिखा था, मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी के बहुत ही अच्छे पल बिताए हैं। और हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ पर जेन का दोस्त एक बर्थडे केक लेकर उसके पास आया था। दरअसल सू ने उस दिन उसके दोस्त के पास जाकर कहा था, अगर मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी तब तुम मेरे बेटे के बर्थडे के वक्त हमेशा केक लेकर चले जाना। अब हु बहुत ही बड़ा हो चुका था और अपने पिताश्री का और खुद का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा था। और दोस्तों, यहाँ पर ऐसी इमोशनल स्टोरी हो जाती है और मूवी खत्म हो जाती है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।